तो आज हम एक ऐसी फिल्म की बात करने वाले हैं जिसने 2003 में मतलब बॉलीवुड में हॉरर का मतलब ही बदल दिया था। बिल्कुल। राम गोपाल वर्मा की भूत। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है वो सिर्फ इसकी कहानी नहीं बताते, बल्कि इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है, इसके बनाने का तरीका और इसका असर, बिल्कुल। उस पर भी रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आरजीवी ने उस दौर के सारे हॉरर क्लीशेस वो सब तोड़ दिए थे। हाँ, कोई डरावनी हवेली नहीं, कोई अजीब मेकअप वाला भूत नहीं, कुछ भी नहीं। डर था आपके हमारे जैसे एक आम मुंबई के फ्लैट में। फ्लैट नंबर 1202 स्वरूप हाइट्स। सही कहा। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि यह फिल्म सिर्फ एक डरावनी कहानी से बढ़कर क्यों है। हम ये देखेंगे कि कैसे ये फिल्म इंसानी क्रूरता, धोखे और मानसिक पीड़ा का एक गहरा विश्लेषण है, और कैसे रामगोपाल वर्मा ने बिना किसी जंप स्केयर के सिर्फ माहौल और आवाज से डर पैदा किया। बिल्कुल। और इसमें उर्मिला मातोंडकर ओ हाँ, अभिनय को तो भुलाया ही नहीं जा सकता। हम इस पर भी बात करेंगे कि कैसे उन्होंने सिर्फ अपनी एक्टिंग के दम पर एक आम लड़की से एक डरावनी आत्मा में बदलने का सफर तय किया। चलिए इस फ्लैट के दरवाजे के पीछे छिपे राज को खोलते हैं। ठीक है, तो कहानी में उतरते हैं। मुझे हमेशा से इस फिल्म की शुरुआत बहुत असरदार लगी है, जहां एक भयानक मौत को बहुत ही आम तरीके से दिखाया जाता है। स्वरूप हाइट्स की बिल्डिंग के नीचे भीड़ लगी है, एक औरत खिड़की से गिरकर मर चुकी है। हाँ। और कुछ ही दिनों बाद विश्वा यानी अजय देवगन और स्वाति उर्मिला मातोंडकर उसी फ्लैट को खरीदने पहुंच जाते हैं। और यहीं से आरजीवी अपना खेल शुरू करते हैं। ब्रोकर सच छुपा लेता है और स्वाति को घर पहली नजर में पसंद आ जाता है। ऊंची मंजिल, शहर का नजारा, बड़ी बड़ी खिड़कियां। हाँ, आमतौर पे ये चीजें तो अच्छी लगती हैं, आजादी का एहसास देती हैं। बिल्कुल। लेकिन राम गोपाल वर्मा इन्हीं बड़ी खिड़कियों का इस्तेमाल एक जाल की तरह करते हैं। मतलब ये थोड़ा समझाइए। देखिए, वही खिड़की जो स्वाति को इतनी पसंद आई थी, वही मंजरी की मौत और कैद का जरिया बनी थी। अच्छा। कैमरा बार बार उस खिड़की पर फोकस करता है, जिससे दर्शक के मन में एक अनकहा खतरा बना रहता है। जो चीज घर में रोशनी ला रही है, वही मौत का रास्ता भी है। ये एक शानदार विजुअल कॉन्ट्रडिक्शन है ना? वाह, ये तो मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। और फिर वो घर में आते हैं, पहली रात को स्वाति की नींद खुलती है और उसे लगता है कि कमरे के कोने में कोई खड़ा है। विश्वा इसे थकावट कहकर टाल देता है, लेकिन डर का बीज तो पड़ चुका है। और ये डर बहुत धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। आरजीवी डर पैदा करने के लिए सन्नाटे का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत कम है। बहुत कम। आपको बस हवा की साएं, दरवाजे की चरमराहट या लिफ्ट की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। ये आवाजें आपके दिमाग में घुस जाती हैं और साधारण चीजें भी डरावनी लगने लगती हैं। मुझे याद है जब मैंने ये फिल्म पहली बार थिएटर में देखी थी, वो जो लिफ्ट वाला सीन था, ओह हाँ, पूरा हॉल उछल पड़ा था। जब स्वाति लिफ्ट में अकेली होती है और शीशे में उसे अपने पीछे एक औरत की परछाई दिखती है, और जैसे ही वो मुड़ती है, वहां कोई नहीं होता। बिना किसी तेज म्यूजिक के सिर्फ एक परछाई से इतना डर पैदा करना, ये तो आरजीवी का ही कमाल है। बिल्कुल। और फिर उस डर को और पक्का करने के लिए किरदारों को लाया जाता है, जैसे वो नीचे वाली पड़ोसी मिसेस डी कोस्टा। हाँ, वो बहुत अजीब थी। एक गुस्सैल अजीब औरत जो स्वाति को घूरती रहती है, जैसे वो सब कुछ जानती है पर बताना नहीं चाहती। या फिर वो सिक्योरिटी गार्ड जो बाद में मंजरी के बारे में बताता है। ये सारे किरदार कहानी को आगे बढ़ाने के साथ साथ उस बिल्डिंग के माहौल को और ज्यादा रहस्यमयी और खतरनाक बनाते हैं। बिल्कुल। ये तो हुई माहौल की बात, लेकिन इस डर का असली चेहरा तो स्वाति है, मतलब उर्मिला मातोंडकर। जैसे जैसे घटनाएं बढ़ती हैं, नल का अपने आप खुलना, बालकनी के दरवाजे का जोर से बंद होना, स्वाति का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। और यहाँ कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। क्या स्वाति सच में किसी मानसिक बीमारी से गुजर रही है या उस पर किसी आत्मा का कब्जा हो रहा है? हाँ, ये सवाल उठता है। विश्वा जो एक पढ़ा लिखा तार्किक इंसान है, उसे लगता है कि स्वाति को मदद की जरूरत है। वो उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। यहाँ पे एक सवाल उठता है, विश्वा का जो किरदार है वो इतना मॉडर्न और तार्किक है, वो स्वाति की बातों को इतनी आसानी से क्यों खारिज कर देता है? क्या ये सिर्फ अविश्वास है या उस दौर के मर्दों की एक आम मानसिकता को दिखाता है, जो औरतों की बातों को ओवर रिएक्शन समझकर टाल देते हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा पॉइंट है आपका। मुझे लगता है ये दोनों का मिला जुला रूप है।
विश्वा बुरा इंसान नहीं है। नहीं, वो प्यार करता है स्वाति से। हाँ, वो प्यार करता है, उसकी परवाह करता है, लेकिन वो जो देख नहीं सकता उस पर यकीन नहीं कर सकता। उसकी दुनिया विज्ञान और तर्क पर आधारित है। सही। और उस दौर के समाज पर भी एक तरह से टिप्पणी है, मानसिक स्वास्थ्य के लेकर कितनी कम जानकारी थी। डॉक्टर भी उसे प्रेगनेंसी स्ट्रेस जैसी बातें कहकर टाल देते हैं। फिल्म दिखाती है कि कैसे विज्ञान और तर्क भी कभी-कभी ऐसी चीजों के सामने बेबस हो जाते हैं। और उर्मिला का अभिनय, जब स्वाति डॉक्टर के क्लिनिक में होती है और उसे वहां भी वो साया दिखता है, तब दर्शक समझ जाता है कि ये सिर्फ उस फ्लैट की बात नहीं है। नहीं, आत्मा अब स्वाति के साथ जुड़ चुकी है। क्या कमाल का परफॉर्मेंस था वो। जब उस पर मंजीरी का साया हावी होने लगता है तो सिर्फ उसकी आवाज नहीं बदलती, नहीं, पूरा उसके कंधे झुक जाते हैं, उसकी नजरें खाली हो जाती हैं, उसके चलने का तरीका बदल जाता है। वो एक पल में एक मॉडर्न खुशमिजाज लड़की से एक टूटी हुई डरी हुई आत्मा बन जाती है। बिल्कुल। ये फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन बिना किसी स्पेशल इफेक्ट के डर पैदा करता है। ये मेथड एक्टिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। और फिर वो रात आती है जब सिक्योरिटी गार्ड उसे मंजीरी के बारे में बताता है कि कैसे उस फ्लैट में रहने वाली एक लड़की ने उसी खिड़की से कूदकर जान दे दी थी। उस पल स्वाति के चेहरे पर जो खौफ आता है वो सब कुछ बयां कर देता है। और उसी रात को जब विश्वा घर आता है तो स्वाति वो पूरी तरह बदल चुकी होती है। हाँ, वो बिस्तर पर बैठी और कांपती हुई आवाज में कहती है, वो मुझे मार देगा। और फिर विश्वा को देखकर चीखती है, दूर रहो। तब एकदम साफ हो जाता है। अब ये साफ हो जाता है कि ये स्वाति नहीं बल्कि मंजीरी की आत्मा बोल रही है। ये फिल्म का टर्निंग पॉइंट है जहां शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती। और जब सच सामने आता है तो पता चलता है कि ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, बल्कि ये तो एक कत्ल की कहानी है। हाँ। पुलिस इंस्पेक्टर रेखा यानी रेखा जी की एंट्री होती है, जिन्हें मंजरी की मौत पर पहले से ही शक था। और यहाँ से फिल्म का जो सामाजिक पहलू है वो उभर कर आता है। क्या था वो? पता चलता है कि मंजीरी ने आत्महत्या नहीं की थी, उसके पति का किसी और से चक्कर था। वो मंजीरी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था और आखिर में मैंने उसे मार दिया। हाँ, उसने मंजीरी को पागल साबित करके खिड़की से धक्का दे दिया था। एक परफेक्ट मर्डर जिसे आत्महत्या का नाम दे दिया गया। तो मंजरी की आत्मा का मकसद डराना नहीं था। नहीं, वो इंसाफ मांग रही थी। वो उस फ्लैट में फंसी हुई थी क्योंकि उसके साथ अन्याय हुआ था। बिल्कुल। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, स्पेक्ट्रल जस्टिस। यानी जब दुनिया का कानून इंसाफ नहीं कर पाता तो आत्मा खुद बदला लेने आती है। मंजरी की आत्मा सिर्फ डराने के लिए नहीं आई थी, उसका एक स्पष्ट मकसद था, अपने कातिल को सजा देना। उसने स्वाति के शरीर को अपना जरिया बनाया क्योंकि स्वाति उस जगह पर थी जहां उसके साथ अन्याय हुआ था। लेकिन यहाँ एक नैतिक सवाल भी उठता है। आप कह रही हैं कि ये स्पेक्ट्रल जस्टिस है, लेकिन क्या ये सच में न्याय है? आखिर में एक निर्दोष औरत स्वाति, उसका शरीर इस्तेमाल होता है और वो लगभग मरी जाती है। क्या मंजरी का बदला स्वार्थी नहीं था? ये एक बहुत जरूरी और मुश्किल सवाल है और फिल्म इसका कोई सीधा जवाब नहीं देती। शायद आरजी भी यही दिखाना चाहते हैं कि जब किसी के साथ बहुत ज्यादा अन्याय होता है तो उसके बदले का तरीका भी उतना ही भयानक और तर्क से परे हो सकता है। अच्छा। वो सही और गलत की उस पतली रेखा को धुंधला कर देते हैं। स्वाति एक माध्यम है, एक निर्दोष शिकार जो दो दुनियाओं के बीच फंस गई है, इंसानी क्रूरता और अलौकिक बदला। और फिर आता है फिल्म का क्लाइमैक्स, जब मंजरी का कातिल पति संजय सच्चाई को हमेशा के लिए दफनाने के लिए स्वाति को मारने उसी फ्लैट में आता है। उससे लगता है कि वो स्वाति को भी पागल साबित करके रास्ते से हटा देगा। हाँ, लेकिन उसका सामना स्वाति से नहीं, उसका सामना होता है मंजरी की आत्मा से, जो अब पूरी तरह से काबू में है। वो एक भारी डरावनी आवाज में कहती है, तुम बचोगे नहीं। दरवाजे बंद हो जाते हैं, फर्नीचर हवा में उड़ने लगता है। वो सीन आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। बिल्कुल। मंजरी की आत्मा स्वाति के शरीर का इस्तेमाल करके अपने कातिल को उसी खिड़की से फेंक कर मार देती है जहां से उसे फेंका गया था। उस सीन में डर के साथ साथ एक अजीब सी संतुष्टि भी मिलती है। दर्शक जानता है कि कातिल इसी सजा का हकदार था। बिल्कुल। अब कातिल के मरते ही कमरे में एक भयानक सन्नाटा छा जाता है। स्वाति बेहोश हो जाती है और एक हल्की सफेद रोशनी वो उसके शरीर से निकलकर गायब हो जाती है। मंजरी को मुक्ति मिल गई, उसका बदला पूरा हो गया। फिल्म खत्म होती है एक शांत शॉट के साथ, जहां स्वाति अस्पताल में ठीक हो रही है और वो फ्लैट अब खाली और खामोश है। लेकिन वो खामोशी मन में गहरी बेचैनी छोड़ जाती है। अंत में ये फिल्म एक महत्वपूर्ण सवाल उठाती है।
डर सिर्फ भूत का नहीं है, नहीं, बल्कि इंसान की क्रूरता, धोखे और अत्याचार का भी है। फिल्म का असली विलन मंजरी की आत्मा नहीं, बल्कि उसका पति संजय है। सही बात है। भूत ये दिखाती है कि आत्मा का डर अपनी जगह है, लेकिन एक इंसान दूसरे इंसान को जो पीड़ा दे सकता है वो शायद उससे कहीं ज्यादा खौफनाक है। तो इस सब का क्या मतलब है? भूत सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, बल्कि ये अन्याय के खिलाफ एक कहानी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि न्याय क्या है और इसे पाने के लिए कौन सी हदें पार की जा सकती हैं। और ये फिल्म एक सवाल पीछे छोड़ जाती है जो सोचने वाला है। अगर मंजरी की आत्मा बदला लेने के लिए वापस नहीं आती, तो क्या उसके कातिल को कभी सजा मिलती? शायद नहीं। उसने तो अपनी हत्या को आत्महत्या का रूप देकर लगभग खुद को बचा ही लिया था। ये हमारे न्याय प्रणाली और समाज के बारे में एक असहज सवाल खड़ा करता है। क्या कभी-कभी इंसाफ के लिए ऐसे अलौकिक दखल की जरूरत पड़ जाती है?